प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम LTGIC प्रैक्टिस सेट 33 के अंतर्गत हिंदी विषयों के संपूर्ण विषयों पर आधारित 120 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल पे 58% लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है कि अगर आप प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं प्रश्न कैसे लग रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? बताइए, निम्न में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन आर्य भाषा जो है वैदिक संस्कृत मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी प्रैक्टिस सेट LTGIC के 1 से 32 तक अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में LTGIC प्रैक्टिस सेट नाम से पड़ी हुई है। आप अगर LTGIC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्रैक्टिस सेट LTGIC की ज़रूर देखें और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? बताइए, कौन सी भाषा जो है इसमें से उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? नहीं को हमेशा घेरा लगा दे। 2 का कौन सा हो जाएगा? जो पहाड़ी है ये भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, वर्तमान समय में हिंदी है जो किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत बार यह पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 का कौन सा हो जाएगा? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बताइए, उत्तर प्रदेश कौन सी बोली नहीं है इसमें से? बताइए, चौथा का कौन सा हो जाएगा? तो मेवाती जो है उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेवाती कहाँ की है? बताइए, राजस्थान की बोली है। कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? बताइए, कौन सी बोली इसमें बिहारी हिंदी की नहीं है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोली, लेकिन जयपुरी जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा, ये राजस्थान की बोली है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? नहीं वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो बताइए 6 का कौन सा हो जाएगा? जो मराठी है ये उपभाषा हिंदी की नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है? कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? बताइए, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती इसमें से? 7 का तो चीनी भाषा जो है रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? बताइए, इसमें कौन गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना नहीं है? प्रश्न नंबर 8 का बताइए। तो जो है स्वप्न जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की ये रचना है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, रीतकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता है। बताइए, रीत काल में कुछ वीर काव्य लिखे गए हैं, उनकी क्या विशेषता थी? प्रश्न नंबर ये 9 को आपको कूट में उत्तर देना है। प्रिय विद्यार्थियों, कूट वाले प्रश्न LTGIC में पूछे जाते हैं, आप अच्छी तरह से कूट वाले प्रश्न जरूर लगा लें। तो देखिए, रासो काव्य की अपेक्षा से अधिक प्रमाणित है। हाँ, रीत काल के जो ग्रंथ हैं अधिक प्रमाणित हैं। ए ऑप्शन सही, ए वाला सही हो जाएगा। बी देखिए, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। हाँ, उस समय के रीत काल के सुरक्षित है। और जो है किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, जो हमारे फिरंगी थे उनका भी वर्णन किया गया है। तो ए और बी और डी, देखिए ए बी और डी किस में है? तो ए बी और डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं 10,
निम्नलिखित कविताओं में उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर को चुनिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कविता से जरूर कूट का आपका आता है लगाने के लिए, तो ये जो कविताएं बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपको लगाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नदी की बांक छाया, बताइए नदी की बांक छाया किसकी कविता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये अज्ञे की रचना है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, बताइए आज नदी बिल्कुल उदास थी किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ठंडा लोहा किसका रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। कुआनो नदी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। देखिए ए का कौन हो गया? 2 और बी का 3। ए का 2 और बी का 3 किस पे है? देखिए ए का 2 और बी का 3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, कवि कर्म और काव्य भाषा किसकी आलोचनक कृति है? बताइए आलोचना कृति रह जाएगा। कवि कर्म और काव्य भाषा किसकी आलोचना की समीक्षा कृति है? प्रश्न नंबर 11 का, तो ये परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है आलोचना की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं और आलोचक है, आप इसे अच्छी तरह से जरूर याद कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कामायनी एक पुनर्विचार, बताइए किसकी आलोचना की थी? कामायनी एक पुनर्विचार, तो मुक्तिबोध की है। अधूरे छठछठकार, बताइए किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो नेमचंद जैन की है। इतिहास और आलोचना किसका है? तो नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है। प्रेमचंद और उनका युग किसका है? तो रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। देखिए ए का हो गया 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3 किसमें? ए का देखिए 2 और बी का 3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, जेहि पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाय जरी तरिवर हो ही निपात। ऊहात्मक के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव क्या विशेषता, बताइए इस पंक्ति को आप पढ़ करके इसकी विशेषता बताइए, इसमें से कौन सा भाव है 13 का? तो इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप के अत्यंत विशद व्यंजना की गई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, कलि कौतुक के रचयिता कौन है? बताइए कलि कौतुक के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई रचना है। तो कलि कौतुक जो है रचना किसकी बताइए? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है कलि कौतुक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, मैं नीर भरी दुख की बदली, बताइए मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपरोक्त गीत किस काव्य संग्रह से संबंध है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली जो है महादेवी वर्मा के 7 गीत से लिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 16, नामवर सिंह ने संस्कृत और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में किसे माना है? बताइए अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसी रचना में जो है नामवर सिंह अपने एक संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में, बताइए इसका उद्देश्य क्या माना है अशोक के फूल का? 16 कौन सा हो जाएगा? तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट माना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, झूठो है झूठो सदा जग संत कहत जे अंतु लहा है, ताको सहे कठ सकट कोटिक काढ़त दंत करंत हहा है, जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है, जान की जीवन जान न जानो जो जान कहावत जानो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास का कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं बताइए? तीसरी पंक्ति में कूट में आपको सजाना है, 17 कौन सा हो जाएगा? तो उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, इस पंक्ति से लग रहा है, और वे स्वयं
महागंवार हैं। ए और बी देखिए किस में है, ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में कौन नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? बताइए इसमें कौन सा नाटक जो है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? तो संग्राम जो है प्रेमचंद का लिखा गया नाटक है, और प्रेम का बेदी भी प्रेमचंद का लिखा गया नाटक है। तो बी और डी देखिए, बी और डी किस में है? बी और डी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं और उसको कूट में आपको लगाना है। अज्ञेय की कौन सी रचना है बताइए? प्रश्न नंबर 19 का बताइए, अज्ञेय की कौन सी रचना है? अज्ञेय की रचना है पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ। बच्चन की कौन सी रचना है? सतरंगिनी। रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है बताइए? सीढ़ियों पे धूप। और सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है? काला और बूढ़ा चांद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं। देखिए एक ही प्रश्न में 4 रचनाएं दी गई हैं, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। ए का कौन हो गया 3 और बी का हो गया 4। ए का 3 और बी का 4 देखिए कहाँ पर है? ए का देखिए 3 और बी का 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक से है बताइए? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये संवाद है, बहुत बार पूछा गया है कि नारी का आकर्षण उसे पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह किस रचना से लिया गया है 20 का? तो ये लहरों के राजहंस जो नाटक है मोहन राकेश का, उससे लिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? बताइए, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। नहीं को आप जरूर देख लेंगे। प्रश्न नंबर 21 का बताइए कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अरे मायावी सरोवर ये नहीं है, और सिंहासन खाली है ये नहीं है। बी और डी दोनों, बी और सी दोनों नहीं है। बी और सी देखिए कहाँ पर है? बी और सी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। देखिए ये उपन्यास दिए गए हैं, उनका एक जो उपन्यासों को वर्ण विषय उसका दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर लगाइए। नाच्यो बहुत गोपाल, बताइए नाच्यो बहुत गोपाल की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? प्रश्न नंबर 1 का, तो ये जो है दलित जीवन से जुड़ा हुआ है। सूरज का 7वां घोड़ा का बताइए विषय वर्ण क्या है? इलाहाबाद का परिवेश है। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए का परिवेश क्या है बताइए? तो ये रंगमंच और सिनेमा संसार से जुड़ा हुआ ये उपन्यास है। गली आगे मूर्ति है, इसका वर्ण विषय क्या है? तो वाराणसी के शैक्षिक परिसर से संबंधित है। इस प्रकार देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ए का 3 हो गया और बी का 1। ए का 3 और बी का 1 देखिए कहाँ है? ए का 3 और बी का देखिए 1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। बताइए द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां इसमें कौन सी हैं? तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, इत बीतात्मक तक तो बहुत बार पूछी गई है। किसी की विशेषता है? डी हो गया है, और क्या है 23 का बताइए? और समाज सुधार द्विवेदी जी ने उस समय की विशेषताओं में अपने में समाज सुधार का बहुत वर्णन किया है। ए और डी देखिए, ए और डी किसमें है? ए और डी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया कथन है। देख किसने कहा था बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? 24 का, तो ये जॉर्ज गिरियर्सन का कथन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
देखिए ये आत्मकथाएं हैं, उनके जो आत्मकथाकार हैं उनसे सुमेलित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं हैं, आप और कूट में लगाना है। तो ये हादसे बताइए किसकी आत्मकथा है? तो हादसे जो है रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी आत्मकथा है बताइए? तो ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। सिकचे का दर्द किसकी आत्मकथा है? तो सुशीला टक भौरे की आत्मकथा है। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर बहुत बार पूछी गई है आत्मकथाएं हैं। तो देखिए ए का हो गया 5 और बी का हो गया 4। ए का 5 और बी का 4, देखिए ए का 5 और बी का 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है बताइए? प्लेटो के अनुसार आपको बताना है। तो जो कवि है प्लेटो ने दैवी शक्ति से अभिभूत होकर रचना करता है, यही माना था। 26 कौन सा हो जाएगा बताइए? तो प्लेटो ने माना था कि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा जो दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर कवि रचना करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 27, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त बांग्ला का मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का बताइए? 27 का किसका कथन है ये? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। सब्सक्राइब की संख्या जो है 58% लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है कि अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, जिस तरह आपके विचार होंगे, आपकी भावना होगी, उसका प्रतिफल आप पे जरूर पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है बताइए? प्रिय प्रवास जो हरिऔध की रचना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसका उल्लेख नहीं किया है? 28 का बताइए। तो जो है इनकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ये उल्लेख नहीं किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आगे प्रश्न बहुत सरल सरल हैं, आप इसे जरूर देखें। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेंगी। अंधा यू नाटक जो धर्मवीर भारती का उपरोक्त संवाद किसका है? तो ये विदुर ने कहा था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विदुर ने कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुचलिका गौरव वंश को समेट कर सूखी हुई लकड़ी से तोड़ डालें। कब कहा था? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब विदुर ने दुशासन से कहा था। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं केशव दास की है बताइए? इसमें कौन सी रचना केशव दास की है? तो रसिक प्रिया जो है केशव दास की रचना है। विज्ञान गीता जो है केशव दास की रचना है। ए और सी देखिए कहाँ पर है? ए और सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए संस्थाएं हैं, उनके प्रवर्तक है और दिए गए कूट को हमें आपको लगाना है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक है संस्थाएं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। और बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन? प्रार्थना समाज के कौन संस्थापक है? तो महादेव गोविंद राणा डे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो एनी बेसेंट मानी जाती हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो महात्मा ज्योतिबा फूले माने जाते हैं। इस प्रकार देखिए ए का 4 और बी का 3, ए का 4 और बी का 3, देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32, आनंदवर्धन ने किसे ध्वन की आत्मा माना है बताइए? आनंदवर्धन ने किसे ध्वन की आत्मा माना है? प्रश्न नंबर 32 का कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 32 कौन सा हो जाएगा? तो रस ध्वनि को वो ध्वन की आत्मा माना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, दोनों का अर्थ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कमायनी,
तो ये कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना की उपरोक्त पंक्ति से क्या आशा है? ये पंक्ति से आपका क्या विचार है, क्या आशा है, बताइए। 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की संस्कृति, पूर्तियों और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यस्त करना होगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित किस नाटक की भूमिका में संबंध, बताइए। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की संस्कृति, पूर्तियों और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करना होगा। यह कथन किस नाटक की भूमिका में लिखा गया है? 34 का बताइए। तो जो आषाढ़ का एक दिन है में मोहन राकेश का नाटक है, उसी में ये भूमिका लिखी गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग बन सके। बताइए एक कवि, किस कवि ने कहा है? तो ये भामह का कथन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, आप उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। पंडित सल सत्य बखाणई देहहि बुद्ध बसंत ण जाड़। बताइए किसकी पंक्ति है? इतना बहुत बार पूछी गई है। पंडित सत्य बखाण किसकी पंक्ति है? इस सरापा की पंक्ति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना बहुत बार पूछी गई है पंक्ति है। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार। बताओ किसकी पंक्ति है, किस रचना से है? ते जगनी की पंक्ति है। बड़ कौतुल तू राधे की किनल कन्हाई लोचन आधे। बताइए सी का कौन सी पंक्ति है, बताइए। तो ये जो है विद्यापति की पंक्ति है। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा। बताइए किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है कणहप्पा की पंक्ति है। इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए ए का 2 और बी का 3। ए का 2 और बी का 3 देखिए इसमें है ए का 2 और बी का 3। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित विचारधाराओं के संबंध लेखकों से सुमेलित करना है आपको। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित विचारधाराओं उनके संबंध लेखकों से आपको सुमेलित करके सही कोड का चयन करना है। प्रिय विद्यार्थी, अल्टी जायसे में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आप जरूर रखें। बताइए मार्क्सवाद के, बताइए कौन संबंधित है मार्क्सवाद से? तो मार्क्सवाद की पिता झाड़ रखने वाले हैं एलेंग्स हैं। अस्तित्ववाद के लिए कौन जाने जाते हैं, बताइए बी का। तो अस्तित्ववाद के लिए संबंध है जो है काफका है। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित कौन है, सी का बताइए। तो युग जो है मनोविश्लेषणवादी माने जाते हैं। उत्तर आधुनिकता से कौन संबंधित है? तो रोला बर्थ जो है उत्तर आधुनिकता से माने जाते हैं। इसलिए इस प्रकार कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो देखिए ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, धर्मवीर भारती के संबंध में क्या सही नहीं है? बताइए धर्मवीर भारती के संबंध में आपको बताना है इसमें क्या सही नहीं है। प्रश्न नंबर 38 का बताइए। तो ये व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि थे, यही गलत है, इनके बारे में सही नहीं है। वे व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर कवि थे, तो सही है। वे किशोर भावुकता के लेखक थे, ये भी सही है। वे मिथकी संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि है, ये धर्मवीर भारती का सही है, लेकिन यही गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। प्रेम शतक, बताइए प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? 39 का बताइए प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो प्रेम शतक वियोगी हरि की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे को आवहि चाहत नव यवनिया सूरदास प्रभु जकी कामरी अब हरि भय चिकनरिया अब हरि भय चिकनिया। बताइए अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? बताइए इसमें से आपको कूट लगाना है। 40 का कौन सा हो जाएगा? तो इसमें श्री की छैला होगा, इसका क्या होगा?
सिकिट छैला हो गए हैं। और क्या हो जाएगा 40 का बताइए, सिकिट सुंदर छवि वाले हो गए हैं। चिकनिया का अर्थ होता है सी और डी। देखिए सी और डी सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हर एक पेपर में 2 4 10 प्रश्न जो कठिन आते हैं वो किसी को नहीं आते हैं, अक्सर वही प्रश्न जो है आपको सफलता दिलाते हैं। कठिन प्रश्नों को जरूर हल किया करें। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर को चुनना है आपको। देखिए ये रचनाएं हैं, ये रचनाकार हैं, आपको इन रचनाओं को सुमेलित कर, मोस्ट इंपोर्टेंट रीत काल की रचना है। अलंकार प्रकाश, बताइए अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? तो अलंकार प्रकाश जो है भूषण की रचना है। अंग दर्पण किसकी रचना है बताइए? तो अंग दर्पण जो है, सॉरी, अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? तो भूषण की रचना है। अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलीन की रचना है। आलम केल किसकी रचना है? तो आलम की रचना है। रतन हजारा किसकी रचना है? रसनीद की रचना है। इस प्रकार देखिए ए का हो गया 5 और बी का 1, ए का 5 और बी का 1 किसमें है? देखिए बी का 1 और ए का 5, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीत काल की रचना है, इसे जरूर आप याद कर लें। देखिए एक ही प्रश्न में 4 रचनाएं पूछ ली गई हैं। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, उनको कूट में आपको चुनना है। देखिए बकलम खुद, बताइए बकलम खुद किसका निबंध है? तो बकलम खुद जो निबंध है नामवर सिंह का, किसका है? नामवर सिंह का है। बबूल और कैक्टस, बबूल और कैक्टस किसका निबंध है बताइए? तो रामदरस मिश्र का है। विचार और वितर्क किसका है निबंध? बताइए वेरी इंपॉर्टेंट है, हजारे प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कन्यादान किसका निबंध है? अध्यापक पूर्ण सिंह का है। इस प्रकार देखिए ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 किसमें? ए का देखिए 3 और बी का 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 43, द्वैतवाद के प्रणेता है, बताइए द्वैतवाद किसका दर्शन है? 43 का, तो द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य का दर्शन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वैतवाद प्रणेता मध्वाचार्य हैं। प्रश्न नंबर 44, भरत मुनि ने रससूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है, बताइए भट्टनायक का जो सिद्धांत का उसका नाम क्या है? प्रश्न नंबर 44 का, तो भुक्तिवाद है, भट्टनायक का सिद्धांत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, अभिकथन से संबंधित प्रश्न है, आपको उसे लगाना है। अभिकथन क्या कर रहा है? 45 का देखिए, काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूत, रसानुभूत और सौंदर्यानुभूत का उल्लेख प्रायः समान अर्थ के लिए किया जाता है, ये तो सही है। और क्योंकि सच्ची काव्यानुभूत भावानुभूत से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं, यही गलत हो गया। जीवन की यथार्थ अनुभूति से होती है, नहीं लगा दिया, यही गलत हो गया है। ये इस प्रकार से ए जो है सही है, बी क्या है? गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 45 का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में महिषा गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? बताइए महिषा गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? बहुत बार यह पूछी गई रचना है। जो पंचवटी है नायिका प्रधान रचना नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु प्रिया नायिका प्रधान है, यशोधरा और साकेत तीनों नायिका प्रधान रचनाएं हैं। माटी की मूर्तें, बताइए माटी की मूर्तें के लेखक है, माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, अभिकथन एक और तो उसका तर्क आर है, आप इसमें देखकर कूट लगाना है। प्रश्न नंबर 48 कौन सा हो जाएगा? आद्य बिंब आदि मनुष्य की इंद्रिय कल्पना है, बताइए ये क्या है? आद्य बिंब जो है आदि मनुष्य का इंद्रित कल्पना है, ये तो सही है, कल्पना होता है आदि बिंब, इसलिए आगे चलकर कथात्मक तथ्यों को सम्मिलित यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। 48 कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। प्रश्न नंबर
49। ना नगरी काया विध कीन्हा ले खोजा पावा तेह चिन्हा पै सुठ अगम बंद पर बांका तस मारग जस सुई नाका बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा 4 बसेरे जाए पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उपयुक्त पंक्तियों में 4 बसेरे से अभिप्राय है। बताइए शुक्ल जी के अनुसार इस पंक्तियों में 4 बसेरे कौन कौन से हैं, आपको कूट में बचाना है। जो है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, जो सूफी साधना के 4 सोपान हैं, 4 वर्षे से इनसे संबंधित है। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि नामक योग के अंग हैं, उनसे भी संबंधित है। बी और सी, देखिए बी और सी ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में विकल्पों किसका संबंध रामधारी से दिनकर से है। बताइए इसमें किसका संबंध रामधारी से दिनकर से है। 50 का बताइए। तो काम अध्यात्म की समस्या रामधारी से दिनकर ने उस पर लिखा है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ भी उनके रचनाएं में है और युद्ध दर्शन भी उनके रचनाएं में। ए, बी और सी, देखिए ए, बी, सी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51। स्थापना और दूसरा है आर तर्क है। स्थापना तर्क से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उसे जरूर अच्छी तरह से याद कर लेंगे। क्षयवाद शुद्ध लौकिक प्रेम सौंदर्य का काव्य, देखिए लौकिक प्रेम का नहीं काव्य है, ये गलत है, इसलिए उसे राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। तो नहीं, न के बराबर उसमें नहीं है, बहुत राष्ट्रभक्ति चेतना है, ये भी गलत है। इस प्रकार 51 का कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन, ए भी गलत है, आर भी गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है और सही कूट का लगाना है आपको। देखिए रस सागर, बताइए रस सागर किसकी रचना है, तो रस सागर जो है श्रीपत की रचना है। रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय किसकी रचना है, तो कबींद्र की रचना है। रसराज, रसराज किसकी रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो रसराज जो है मतीराम की रचना है। रस पीयूष निधि, बताइए रस पीयूष निधि किसकी रचना है, तो सोमनाथ की रचना है। इधर देखिए ए का हो गया 5 और बी का 2, ए का 5 और बी का 2 किसमें हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53। हीरामन सुगा का उल्लेख आता है, सुगा मतलब सुगा से है संबंधित, तो हीरामन सुगा कहाँ से संबंधित है, तो पद्मावत में हीरामन सुगा का उल्लेख मिलता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। मुगल बादशाह शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी, बताइए किस कवि को दी थी महाकविराय की पदवी, तो सुंदर दास को महाकविराय की पदवी शाहजहां ने दिया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55। नमस्कार में कौन सी संधि है, बताइए नमस्कार में कौन सी संधि है, तो नमस्कार में जो है विसर्ग संधि है। कैसे बनता है, नमः प्लस कार मिलकर नमस्कार बनता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56। वज्रदेह में समास बताइए, बताइए वज्रदेह में कौन सा समास है 56 का, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, वज्र रूपी देह होगा, वज्र के समान देह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो अनधिकार जो है ये शुद्ध वर्तनी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58। घर का जोगी जोगड़ा, बताइए घर का जोगी जोगड़ा का क्या अर्थ होता है, तो निकटवर्ती व्यक्ति की उपेक्षित रहता है, जो निकटवर्ती हमारे व्यक्ति रहते हैं वो हमेशा हम लोग उपेक्षा करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59। संग्रहालय का संध विच्छेद, बताइए संग्रहालय का सही संध विच्छेद कौन सा है इसमें से 59 का, समग्रह प्लस आलय मिलकर संग्रहालय बनता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, बताइए औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है 60 का,
तो औपचारिक में इक प्रत्यय लगा है, उपचार प्लस इक मिलकर औपचारिक होता है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य मतलब गलत है। तो अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। देखिए अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा ने प्रश्न किया जाता है, यहाँ रहना चाहिए किया, पूछा नहीं रहना चाहिए, यही गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाए। प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। आश्चर्य से संबंधित मुहावरे लोकोक्ति बताइए किसका अर्थ इसमें आश्चर्य होगा इस मुहावरे लोकोक्ति में? तो जो है दांतों तले अंगुली दबाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आश्चर्य होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? बताइए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, बताइए उत्कर्ष शब्द का कौन सा विलोम हो जाएगा? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य बताइए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वह कुछ जो है पता नहीं चला है क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, गजानन का परिवाची शब्द है, बताइए गजानन का परिवाची क्या होगा? गज माने होता है हाथी और आनन मतलब मुख, हाथी के समान मुख किसका है भाई? अर्थात किसका है? गणेश भगवान का है। इसीलिए गजानन का इसमें प्रवाची शब्द है, विनायक भी उन्हें कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणेश का प्रवाची विनायक भी होता है। प्रश्न नंबर 67, दैत्य प्लस अरि से दैत्यारी बना है। देखिए यहाँ अ आ गया, यहाँ अ मिलके क्या हो गया? आ हो गया। इसमें कौन संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, लोक प्लस एसड़ा का संधि होगा, बताइए लोक प्लस एसड़ा का संधि कौन सा होगा? तो लोक प्लस एसड़ा लोकायसड़ा बनता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, कर्मधारय समास का उदाहरण है, बताइए इसमें कौन सा कर्मधारय समास किसमें है? 69 का तो पर्णशाला जो है कर्मधारय समास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए प्रार्थी में कौन सा उपसर्ग है 70 का? तो इसमें प्र उपसर्ग लगा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई पंक्ति है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ पर किसी का वर्णन जो चढ़ा बढ़ा कर इतना कर दिया जाए कि वो झूठा प्रतीत हो तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए यहाँ कह रहा है राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 72, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? बताइए छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी रहेगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है बताइए? तो पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, दिल्ली मेरठ बिजनौर सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है, बताइए कहाँ कौन बोली बोली जाती है? तो दिल्ली मेरठ का जब नाम आ जाए तो खड़ी बोली वहाँ लगा दीजिए, यहाँ खड़ी बोली रहेगा। क्या रहेगा? खड़ी बोली जो है दिल्ली मेरठ बिजनौर सहारनपुर में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 74, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताइए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है परिप्रवास माना जाता है, हरिऔध की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 75, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? बताइए तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में कौन अक्षाप का कवि है? बताइए इसमें अक्षाप का कवि कौन सा है?
तो सूरदास जो है अक्षाप कवि है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। तो कबीरदास की भाषा जो है सधुक्कड़ी थी। सधुक्कड़ी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है, एक बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? बताइए कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। डी ऑप्शन से है। किसकी रचना है? ये भारतेंदु की रचना है। और ये श्यामलता, प्रेम संपत लता, श्याम सरोजनी जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह प्रेमिका का क्या नाम था बताइए? तो श्यामलता नाम था, एक बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 79, आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम क्या है? बताइए शंकु के सिद्धांत का नाम क्या है 79 का? तो शंकु का सिद्धांत का अनुमतिवाद है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वासान अज्ञेय से है? बताइए इसमें सच्चिदानंद वासान अज्ञेय से संबंध किसका है? बावरा या हेरी का संबंध तो अज्ञेय से है। जापानी लोक कथा का भी उपयोग उन्होंने अज्ञेय ने किया है। और विचार कविता का संबंध है कि नहीं बताइए 80 का? तो आत्मचेतस कविता का भी संबंध उनसे रहा है। तो ए, सी और डी, देखिए ए, सी और डी किसमें है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, देखिए स्थापना और तर्क है, आप इससे कूट लगाना है। तो भक्ति को सा परानुकृत स्वरे कहा गया है, ये तो बात सही है, कहा गया है, इसलिए भक्ति को साध स्वरूपा माना जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, ए सही है, आर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए एक जो है जो रचनाएं हैं इनके रचनाकार हैं। बताइए जपू जी, जपू जी किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जपू जी जो है नानक की रचना, किसकी रचना है? नानक की रचना है। रस मंजरी किसकी रचना है बताइए? तो रस मंजरी जो है नंददास की रचना है। किसकी? नंददास की। बैरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो बैरवे नायिका भेद किसकी रचना बताइए? तो ये रहीम दास की रचना है। और बैराग संदीपनी किसकी रचना है बताइए? तो ये तुलसीदास की रचना है, बैराग संदीपनी। इस प्रकार देखिए ए का हो गया 5 और बी का 3, ए का 5 और बी का 3 किसमें है? ए का देखिए 5 हो गया, बी का 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप जरूर इसे याद करें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित जीवनी कृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की है? बताइए इसमें कौन सी जो जीवनी है? ये जीवनी चारों है, लेकिन किसकी? ये सभी महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई जीवनियां हैं। इसमें रोमा रोला की कौन सी जीवनी है? तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जो है रोमा रोला की जीवनी महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उसे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये जो है ली गई ये पंक्तियाँ हैं। बताइए ये पंक्तियाँ किस गोदान के किस पात्र ने कहा है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उसे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय समझ रखा था। बहुत बार पूछी गई पंक्ति है, ये मालती का कथन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोदान उपन्यास किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है जो 1936 में लिखा गया था। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों भी अभ्यस्त निठाई जैसे मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। बताइए उपरोक्त कथन किस कहानी का है? बताइए किस कहानी का पात्र जो है बच्चन सिंह है? तो राजा निर्वंशिया कहानी है, उसी का पात्र है, सी ऑप्शन। किसकी कहानी है? ये कमलेश्वर की कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद करिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर, निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं और रचनाकार है, आप उस सुमेलित करके जरूर लगाएं। तो ये काव्य प्रकाश किसकी रचना है बताइए। प्रश्न नंबर 86 का बताइए। तो काव्य प्रकाश जो है चिंतामणि की रचना, किसकी है, चिंतामणि की रचना है। रसराज किसकी रचना है, तो मतिराम की रचना है। रसविलास किसकी रचना है, तो देव कवि की रचना है। रस सारांश किसका रचना है, तो भिखारी दास की रचना है। इस प्रकार देखिए ए का 4 और बी का 5, ए का 4 और बी का 5 किसमें, ए का 4 और बी का 5, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित आचार्यों में, प्रश्न नंबर 87 का, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों में सुमेलित कीजिए। देखिए ये अलंकार संप्रदाय के जो है संस्कृत के महाकवि है, आप इनकी पंक्तियां हैं, इनको सुमेलित करना है। ये इनके कथन है, इनके रचनाकार हैं। काव्य शोभया करतारो धर्मा गुणा, बताइए ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है, ये किसकी है बताइए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही गुण कहते हैं। तो वामन की पंक्ति, किसी पंक्ति है, वामन की। शरीर ताव दृष्टात बेछिन्ना पदावली, बहुत बार पूछी गई है, किसकी है, आचार्य दंडी की है। ये भामह की पंक्ति कौन सी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य पद च द्विधा, यह है भामह की पंक्ति है। क्षेमेंद्र की कौन सी पंक्ति है, तो ये अनुचितो दिगे न्यात रंग रस भयंस करणम, ये है ऑप्शन ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4। ए का 2 देखिए, बी का 4 किसमें, ए का 2 और बी का 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता बताइए। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है, प्रश्न नंबर 88 का, श्रीधर पाठक की रचना है ऋतु संहार हिंदी में, नहीं तो कालिदास का नाटक हो जाएगा संस्कृत में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 88, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, इसमें कौन कौन सा हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, आओ बताना है आपको कूट के। तो सदाचार की ताबीज जो हरिशंकर परसाई का निबंध है। तुलसीदास चंदन घिसे, ये भी हरिशंकर परसाई का निबंध है। आवारा भीड़ के खतरे, ये भी हरिशंकर परसाई का निबंध है। तो बी सी डी देखिए, बी सी डी किसमें है, तो बी सी डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यह पूछा गया प्रश्न है। दृग उर्जत टूटत कटुम्ब जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई हरित, उपयुक्त दोहे के संबंध कौन सा कथन सही है। इसमें कार्य कारण संबंधी स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगत अलंकार है, तो इसमें विभावना अलंकार। बताइए इसमें आपको कूट लगाना है 90 का, तो 90 का कौन सा हो जाएगा, तो इसमें प्रेमी प्रेमिका का प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, और इसमें असंगत अलंकार है। बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी देखिए कहाँ पर है, बी और सी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो असंगत अलंकार है, जरूर आप याद करेंगे। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए चुनिए। देखिए कितना अकेला आकाश, बताइए किसका यात्रा साहित्य है, कितना अकेला आकाश 91 का। तो कितना अकेला आकाश जो है नरेश मेहता का यात्रा साहित्य है। जहाँ फव्वारे लहूर होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसका है यात्रा साहित्य, नासिरा शर्मा का। आंखों देखा पाकिस्तान किसका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमलेश्वर का है। अंतहीन आकाश किसका है बताइए, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। इसका देखिए ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1, ए का 4 और बी का 1 किसमें है, एक बी का 1 हो गया, ए का 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है, बताइए आपको बताना है जो विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है, कौन सा हो जाएगा। तो जो परिशिष्ट है और चक्रव्यूह दोनों विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है, ए और बी। ए और बी देखिए कहाँ पर है, ए और बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 93, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए कौन सा उपन्यास है जो माता पिता के तलाकशुदा संतान पर मानसिकता पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन करता है? आपका बंटी उपन्यास है, इसमें तलाकशुदा दंपति का वर्णन किया गया है। ये मनु भंडारी का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 94, तात्विक दृष्टि से न तो हम उन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं न अकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक कथन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें मतलब कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह किसका कथन है? यह प्रसिद्ध कथन रामचंद्र शुक्ल का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहते हैं? भैया गीत फरोश किसकी रचना है बताइए? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि जो है दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, गीत फरोश में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उपन्यास और आपको कूट भी लगाना है 96 का। तो ये तमस उपन्यास का कौन सा पात्र है? तमस उपन्यास का कौन सा पात्र बताइए? तो तमस उपन्यास का जो पात्र है रिचर्ड है। कौन है? रिचर्ड जो है तमस उपन्यास का पात्र है। राग दरबारी का पात्र कौन है बताइए? तो शुकुल बाबू जो है राग दरबारी का पात्र है। महाभोज का कौन सा पात्र है बताइए? मनु भंडारी के उपन्यास का। तो महाभोज का पात्र कौन सा है? सॉरी तमस का कौन सा पात्र है? तमस का तो रिचर्ड है। राग दरबारी का कौन सा पात्र है? तो राग दरबारी का रंगनाथ है। महाभोज का कौन सा पात्र है बताइए? शुकुल बाबू है। और झूठा सच का कौन सा है? तारा है। वेरी वेरी उपन्यास है, उसके पात्र है। पात्रों उपन्यास संबंधी जल्दी जैसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ए का देखिए 3 और बी का 4। ए का 3 और बी का 4 किस में है? ए का देखिए 3 हो गया, बी का 4, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, रौजतुल हकायक के रचयिता कौन है बताइए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई रचना है। तो रौजतुल हकायक के रचयिता है नूर मोहम्मद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद और उनका युग जो है आलोचनात्मक कृति रामविलास शर्मा की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्त शाखा से है? तो स्वामी अग्रदास जो है राम भक्ति शाखा में रसिक भावना के लिए जाने जाते हैं। रसिक भावना का समावेश राम भक्त शाखा में किए थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, दिनकर की किस कृति का कथानक है कर्ण है बताइए? दिनकर की कौन सी रचना का जो है नायक जो है कर्ण है? तो रश्मिरथी का नायक कर्ण है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है बताइए? महात्मा गांधी की जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी के लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बार यह पूछी गई है, जरूर याद कर लेंगे। 102, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है बताइए? कौन सी रचना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103, भक्तिन का प्रसिद्ध रेखाचित्र निम्न स्थानों को पूर्ति करें बताइए? इसमें से कौन सा भरा जाएगा? तो इसमें है जो महादेवी वर्मा का, यहाँ महादेवी वर्मा रहेगा महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है, रेखा चित्र है ना। भक्ति जो है महादेवी वर्मा का प्रथम संस्मरण है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है बताइए? देवदास उपन्यास किसने लिखा है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105,
1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? बताइए, आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में विसर्ग संधि का चयन करें। बताइए इसमें कौन सी में विसर्ग संधि है? देखिए यहाँ विसर्ग संधि में विसर्ग लगा होता है। देखिए दुह प्लस शासन मिलकर बना है दुशासन, इसे विसर्ग संधि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं एक प्रश्न कैसे लग रहे हैं। किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द का युग्म सही अर्थ भेद? बताइए, कलश का अर्थ क्या आता है? घड़ा होता है। कुलिस का अर्थ क्या होता है? वज्र होता है। इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108, आंसू पोंछना। बताइए आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा 108 का? तो आंसू पोंछना का अर्थ होता है सांत्वना देना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, कौन सा अलंकार है? देखिए मैं बताया था जिस सब में सा, से, सी, सम, सरिस ये वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए नीरद सी आ गया तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ट्रिक है, आप जरूर याद कर लें। जिस अलंकार में सा से सी सम सरिस आता है उपमा अलंकार होता है। चिंतामणि। बताइए चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसके कितने भाग हैं? इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। पूछा गया प्रश्न कि चिंतामणि के प्रथम भाग का किस नाम से प्रकाशन हुआ? तो इसका जो है विचार वीथी नाम से प्रकाशन हुआ। इसे आप जरूर याद कर लेंगे। इसका कौन सा भाग? प्रथम भाग जो था विचार वीथी नाम से प्रकाशन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? बताइए अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 112, उत्तम रामचरितम किस कवि की रचना है? तो उत्तम रामचरितम जो है भवभूति की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक कौन है? बताइए तो किरातार्जुनीयम काव्य के लेखक भारवी माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसमें शिव किरात भेषधारी शिव और अर्जुन का युद्ध का वर्णन है। 114, शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइए तो शिशुपाल वधम महाकाव्य का रचयिता माघ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो 10 कुमार चरितम जो है दंडी की रचना है। सी ऑप्शन सही है। दंडी किस शताब्दी का आचार्य है? तो 7वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। ये अलंकारवादी है, बहुत बार पूछा गया है कि दंडी कैसे कवि है? तो अलंकारवादी है। ये आप जरूर याद कर लेंगे। 116, नैषधि चरितम। बताइए नैषधि चरितम नामक महाकाव्य की रचना किसने की है? तो नैषधि चरितम जो है श्री हर्ष की रचना है। सी ऑप्शन सही होगा। ये पूछा गया प्रश्न है, विद्वानों के लिए औषधि मानी जाती है किसने की कौन सी रचना विद्वानों के लिए औषधि मानी जाती है? आप इसे जरूर याद। नैषधि चरितम जो है विद्वानों के लिए औषधि मानी जाती है। ये पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं व्याख्यात्मक करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, प्रिय विद्यार्थियों से जरूर ध्यान दें। कादम्बरी। बताइए कादम्बरी किस गद्यकार की रचना है? कादम्बरी की रचना जो है बाणभट्ट की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक जो है बताइए बाणभट्ट की रचना हर्षचरित है। ए ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119, मालविकाग्नि मित्रम किस कवि का नाटक है? बताइए तो मालविकाग्नि मित्रम जो है कालिदास का नाटक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? बताइए तो मुद्रा राक्षस किसका नाटक है? तो विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। आप एलटी ग्रेड या ऐसी की तैयारी पूरे मनोयोग से करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे।